अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद साजिद हुसैन। पाकिस्तान बिल्डिंग कोड्स का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चरल टेस्ट के कौन-कौन से हमारे पास जो है वो कोड्स होते हैं और इंस्पेक्शन हम लोग किस तरह करते हैं। सबसे पहले है कंक्रीट। कंक्रीट के लिए जो ASTM C94 यूज़ होता है रेडी मिक्स कंक्रीट के लिए। अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ कि आपके पास रेडी मिक्स्ड कंक्रीट है तो उसके लिए कौन सा कोड यूज होता है ASTM C94। नेक्स्ट चलते हैं कनेक्शंस, मींस कि दो चीज़ों का आपस में किस तरह ज्वाइंट होते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उनके लिए जो हमारे पास स्पेसिफिकेशन है स्ट्रक्चरल ज्वाइंट्स के लिए ASTM A325 और बोल्ड लोड के लिए जो हमारे पास है वो है 490 A490। ये भी ASTM A490 है। नेक्स्ट मटेरियल्स के लिए हमारे पास जो हम लोग उसको इंस्पेक्ट करेंगे या डिटरमाइन करेंगे तो कौन सा कोड इस्तेमाल करेंगे कि जस्ट आपने कोड्स को याद रखने हैं, ये चीज़ों को क्लेम करना है। इसमें ASTM UBC 1997 के जो है ना हमने स्टैंडर्ड्स को हम लोग जब भी मटेरियल के लिए इंस्पेक्शन करते हैं यूज कर सकते हैं। यूबीसी मींस यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड्स। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है। बेस ऑफ स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? बेस ऑफ स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? द लेवल। बेस ऑफ स्ट्रक्चर इज the level at which the earthquake motion are assumed to be impaired to the building. This level does not necessarily coincide with the ground level. यानी बेस ऑफ स्ट्रक्चर वो है जहां से आपके जो अर्थक्वेक की मोशन होती है वो इफेक्ट करती है आपके बिल्डिंग को। अभी जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल डेप्थ से ही और अर्थक्वेक जो है ना आपकी बिल्डिंग को इफेक्ट करे, सरफेस पे भी हो सकता है। तो ऐसे लेवल को हम लोग जो है ना वो बेस ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। बाउंड्री एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास? एक्चुअली बाउंड्री जो होते हैं वो हमारे पास पोर्शंस along the structure wall and structural diaphragm edges strengths by the longitudinal transverse reinforcements. बाउंड्री एलिमेंट्स मींस ये वर्डिंग से ही जाहिर है ये हमारे पास जो आउटसाइड पे जो जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर को मजबूत या स्ट्रेंथन के लिए उसको हम लोग बाउंड्री एलिमेंट्स कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो थिकनेस हो वो जो है वो इंक्रीज हम लोग करें as the thickness of wall की। Boundary elements do not necessarily require an increase in thickness of wall diaphragm। तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बाउंड्री एलिमेंट्स को क्या करें, इंक्रीज हम लोग इसको करें एज कंपेयर टू वॉल की। कलेक्टर एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? कलेक्टर एलिमेंट्स serve to transmit the internal forces of members of lateral forces resisting system। अच्छा, अभी क्योंकि हम लोग देखें सेस्मिक जोन को ज्यादातर इन बिल्डिंग कोड्स में स्टडी करते हैं तो कलेक्टर एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को कहा जाता है। एलिमेंट्स मींस इट मे बी अ मेंबर। और तो स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर के जो इंटरनल लोड्स होते हैं उनको लेटरल फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम में जो है वो उसको ट्रांसमिट करते हैं। कनेक्शन तो आपको पता है हमारे पास क्या है, अ रीजन दैट जॉइंट्स टू और मोर मेंबर्स और विच वन और इज प्रीकास्ट। इसमें हमारे पास कनेक्शन को जो पाकिस्तान बिल्डिंग में कहा गया है कि दो ज्वाइंट्स को आपस में मिलाता है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आप उसको देखेंगे वो करने की ये कोशिश कर रहा है कि इसमें से एक जो हमारे पास ज्वाइंट होता है वो प्रीकास्ट होता है, यानी वो पहले से ही तैयार होता है। आपने दूसरा कोई जो है ना वहां पे कंस्ट्रक्शन किया उसको आपने वहां पे ज्वाइंट करना है। डक्टाइल हमारे पास कनेक्शंस क्या होंगे? डक्टाइल एक्चुअली हमारे पास मैं आपको बताता चलूं कि जैसे हमारे पास स्टील का जो बिहेवियर होता है वो डक्टाइल होता है, कंक्रीट का जो बिहेवियर होता है वो ब्रिटल होता है। डक्टाइल मींस कि वो मुड़ सकता है, यानी यील्ड हो सकता है हमारे पास। तो डक्टाइल कनेक्शन ऐसे कनेक्शन होते हैं जिनमें यील्डिंग की सलाहियत मौजूद होती है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कनेक्शंस होते हैं स्ट्रॉन्ग
यानी इलास्टिक होते हैं, यानी लोड लगने के बाद अगर उनमें चेंजिंग आती है और लोड के हटाने के बाद वो अपनी असल हालत में वापस चले जाते हैं, हुक्स लॉ के तहत वो काम करते हैं, तो ऐसे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम लोग कहते हैं। क्रॉस टाई, क्रॉस टाई हमारे पास एक किस्म का जो है हुक के शेप में होता है, अ कंटिन्यूअस reinforcing bar having a seismic root at one end not less than 90 degree with at least 16 diameter expansion at the other end। यानी हमारे पास जो क्रॉस टाई होगा उसमें जो सेस्मिक हुक होगा वो 90 एंगल से पहली बात तो कम नहीं होना चाहिए, और उसमें जो एक्सटेंशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी ज़ाहिर बात है लैप्लास होता है हमारे पास, जिसमें से एक जो आपका रिइंफोर्समेंट है दूसरे रिइंफोर्समेंट को जब आप लाते हैं तो उनकी जो उसकी जो लेंथ होगी वो 6 डायमीटर एक्सटेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डिजाइन डिस्प्लेसमेंट, यानी आप कहते हो कि यार अर्थक्वेक अगर आ गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो सकता है, तो इसको आप कहते हो डिजाइन डिस्प्लेसमेंट। डिजाइन लोड कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है फैक्टर लोड्स या फोर्सेस का, ये बहुत जरूरी है। डिजाइन स्टोरी ड्रिफ्ट रेशो, relative difference of design displacement between the top and the bottom of the story divided by the height of story, ये बहुत जरूरी टर्म है, इसको अच्छी तरह आप समझिए, कहने की क्या कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये कहता है कि ऊपर आपने पढ़ लिया कि डिजाइन डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि भाई अर्थक्वेक आएगा तो इतनी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ये अलावा है हमारे पास। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका बॉटम होता है और जो आपका टॉप होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, टॉप पे हमेशा ज्यादा होती है, बॉटम में हमेशा कम डिस्प्लेसमेंट होती है जब भी अर्थक्वेक आता है आपके पास। तो उनके दरमियान डिफरेंस डिवाइड करेंगे उसको हम लोग स्टोरी की हाइट से, तो इसको हम लोग कहते हैं डिजाइन स्टोरी ड्रिफ्ट रेशो। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट लेंथ फॉर ए बार विद ए स्टैंडर्ड हुक, द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ बार इज डेवलप्ड टू द आउटसाइड, यानी जो हमारे पास डिस्टेंस है क्रिटिकल सेक्शन जहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथ बार जनरेट होती है लोड की वजह से या आपके अर्थक्वेक की वजह से, वहां से लेकर उसके आउटसाइड तक, तो इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ ऑफ फार बार विद द स्टैंडर्ड हुक। तो आई होप सो कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज और कुछ कोड्स थे जो हमने आज के शॉर्ट लेक्चर में क्लियर किए हैं। इसी लेक्चर को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।